सिंध की बात करेंगे। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के केसेस बढ़ने पर सूबाई हुकूमत भी शहरियों की हिफाजत के लिए मुतहर्रिक हुई और हुकूमत सिंध के ऐलान के बंद के बाद कराची में मजीद 11 वैक्सीनेशन सेंटर्स ने काम शुरू कर दिया। जो कहा जा रहा है कि हफ्ते के 7 दिन यानी कि 24/7 जो है वो काम करेंगे। वैक्सीनेशन सेंटर्स में रात के औकात में भी रश देखने में आया है, जहाँ पर आवाम अपनी बारी के इंतजार में कतार में लगे नजर आए। एक्सपो सेंटर की बात करें तो वहाँ पर पहले ही 24 घंटे के लिए जो है वैक्सीनेशन का अमल जारी है। अच्छा, अब सी व्यू के करीब क्लिफ्टन में भी दोपहर 4 से रात 12 बजे तक ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन की जा रही है। यही नहीं, हुकूमत सिंध ने कराची में घर घर जाकर शहरियों को कोरोना वैक्सीन लगाने का ऐलान भी किया और मोबाइल वैक्सीनेशन वैन का इफ्तिताह करते हुए तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि कोशिश है कि तमाम अजला में मोबाइल वैक्सीनेशन शुरू की जाए। अच्छा, दूसरी जानिब अगर बात करें कोरोना वायरस के हवाले से तयशुदा जो SOPs हैं उनके खिलाफ वर्जी पर अब सिंध हुकूमत ने SHOs को भी कार्रवाई का इख्तियार दे दिया और उन्होंने नोटिफिकेशन जो जारी किया उसके मुताबिक कहा गया कि दुकानों, सनतों और दफातर में भी SOPs की खिलाफ वर्जी पर पुलिस इंस्पेक्टर जो है वो कार्रवाई कर सकेगा। अच्छा, इससे पहले ये जो कार्रवाई का इख्तियार था ये डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स को हासिल था, तो ये थोड़ा सा बदला गया, इसमें थोड़ी सी तब्दीली आई है। खैर, हमने देखा कि जब सख्तियों की बात आई थी सिंध गवर्नमेंट की जानिब से तो फिर एक्सपो सेंटर में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा रश हो गया था। लोग जो वैक्सीन लगवाने के लिए आ गए थे, लंबी कतारें लग गई। तो अभी वैक्सीनेशन सेंटर पे क्या सूरत हाल है जानेंगे। शराज अहमद इस वक्त मौजूद है वहाँ पर। शराज, बताइएगा क्या आप देख रहे हैं सूरत हाल? हमने देखा था बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया था वैक्सीनेशन सेंटर्स के ऊपर, अभी सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, जैसे ही सिंध हुकूमत की जानिब से सख्तियाँ की गई और कराची में लॉकडाउन के हवाले से जो इक़दामात का सिलसिला देखा गया उसके बाद से शहरियों की बड़ी तादाद वैक्सीनेशन सेंटर पहुँची है और इसीलिए हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता कई रोज़ से जो है वैक्सीनेशन सेंटर्स के बाहर आवाम की बड़ी तादाद हमें देखने को मिल रही है और सुबह होते ही आज भी हम देख रहे हैं कि लंबी लंबी कतारें जो हैं वो लग चुकी हैं और शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पर मुख्तलिफ जो वैक्सीन हैं वो लगवा रही हैं। शहरियों से इस हवाले से हमारी बात हुई तो उनका यही मौक़िफ़ है कि हुकूमत की जानिब से बार बार और बहुत ज़्यादा सख्तियां तो कर दी गई हैं, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर का जो निज़ाम है वो कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि बड़ी तादाद में शहरी जो हैं यहाँ पहुँच रहे हैं लेकिन उस तरह का अमला यहाँ मौजूद नहीं है। इस वक्त हम कराची एक्सपो सेंटर में मौजूद है जहाँ 2 जो हैं हॉल्स वैक्सीनेशन के लिए रखे गए हैं, लेकिन यहाँ पर भी वैक्सीनेशन तो की जा रही है लेकिन तवील जो कतारें हमें यहाँ पर नज़र आ रही हैं उसकी वजह से शहरियों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है। जबकि दीगर वैक्सीनेशन सेंटर में जहाँ छोटे छोटे वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम है मुख्तलिफ इलाकों में, वहाँ भी रश बढ़ जाने की वजह से कभी वैक्सीनेशन शॉर्ट होने की जो शिकायत हैं वो शहरियों को मिलती हैं तो कभी कई घंटे खड़े रहने के बाद शहरियों को वापस भी जाना पड़ता है। ताहम अब कल मुर्तज़ा वहाब की जानिब से कुछ ऐलानात किए गए हैं जिसमें बताया गया है कि 11 नए वैक्सीनेशन सेंटर्स जो हैं वो बनाए जा रहे हैं जिसमें जो कि 24/7 काम करेंगे, जबकि पूरे शहर में इस वक्त 200 से ज़ायद वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम कर दिए गए हैं और रोजाना की बुनियाद पर 2 लाख से ज़ायद वैक्सीन जो हैं वो टारगेट रखा गया है कि शहरियों को लगाए जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शहरी जो हैं वो वैक्सीनेटेड हो सके। अब जो सूरत हाल हमें नज़र आ रही है वो जूं की तूं है, क्योंकि वैक्सीनेशन सेंटर्स का क़याम कर दिया गया है, तादाद बढ़ा दी गई है, अमला भी बढ़ा दिया गया है, लेकिन रश जो है वो बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि रश की वजह से शहरियों को घंटों जो आगाह की क्या सूरत हाल है। सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है, अभी भी हम बहुत ज़्यादा रश देख सकते थे पीछे। और इकरा ये बात कर रही थी मुझे और बिल्कुल ठीक आइडेंटिफाई किया कि वो लोग जो वैक्सीनेट करवाने के लिए गए हैं सोशल डिस्टेंसिंग तो वहाँ पर भी मौजूद नहीं है, इतनी लंबी कतारें लगी हुई हैं लेकिन बिल्कुल साथ साथ वो लोग खड़े हुए हैं, तो वहाँ पर भी बहुत ख्याल करना चाहिए। और बाद में फिर कहा जाता है कि वैक्सीनेट होके आए तो जी इसको कोविड हो गया। हाँ, बिल्कुल यही सूरत होती है जिसके बायस जो है वो फिर आप लोगों को कोविड होता है, क्योंकि कहा जाता है सारा ब्लेम कर देते हैं वैक्सीनेशन के ऊपर कि जी वैक्सीनेशन की वजह से, लेकिन वैक्सीनेशन आप खुद तो देखें, आप बिल्कुल साथ साथ खड़े हैं, इतनी बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद हैं, कम से कम मास्क लगा के जाएं, वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और जो इंतजामात किए गए हैं वहाँ पर ये इंतजामिया की भी जिम्मेदारी है कि इस बात का ख्याल रखें कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख रहे हैं कि नहीं रख रहे। बात करेंगे पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए हेल्थ सिंध कासिम सुमरो साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कासिम सुमरो साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। खासा रश लग गया है और आप लोगों के पास वैक्सीन अवेलेबल है, सबसे पहले तो ये बताइएगा सुमरो साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। यस सर, वैक्सीन बिल्कुल अवेलेबल है। इस वक्त भी हमारे पास तकरीबन जो खास तौर पर जो एक्सपो है, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा सेंटर भी है, जो हमारे 11 सेंटर हैं जो आपने भी बताया कि जिस तरह से हमने उसको 24/7 किया है, इन तमाम सेंटर्स पे हम जो इनकी रेगुलर हमारे पास अपडेट्स आती हैं, मिसाल के तौर पर एक्सपो में हम तकरीबन 25 से 30 हज़ार लोगों को पर डे वैक्सीनेट कर रहे हैं।
तो यहाँ पर हम 3 दिन का हम पूरा स्टॉक रख रहे हैं। 3 दिन का जितनी वैक्सीन अवेलेबल होती है उसका 3 डेज का स्टॉक इनके पास होता है, ताकि कहीं किसी किस्म की शॉर्टेज ना। हाँ, एक इश्यू हो सकता है, वो ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक वैक्सीन जो है एनसीओसी की तरफ से मिसाल उनको रिसीव नहीं हुई है, या उन्होंने अगर रिसीव हुई थी तो फर्दर दूसरे सूबों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी, वो आपके स्टोर में ना हो, तो वो अब हमने ये रखा है सिलसिला कि हम जो जिस दिन सुबह सवेरे जैसे ही हम आते हैं तो ये सुबह दोपहर शाम हम 3 वक्त में डैशबोर्ड बाहर अपडेट कर देते हैं कि जी इस वक्त हमारे पास ये वैक्सीन अवेलेबल है। खुदा अगर कोई शख्स आता है किसी से, फॉर एग्जांपल 2nd डोज के लिए कोई आता है, उसकी पर्टिकुलर जो अगर वो से हमारे स्टोर में ही अवेलेबल नहीं होगी तो फिर ज़ाहिर है स्टोर में नहीं होगी तो सीवीसी पे नहीं होगी। प्लीज, ये पहले कहा जा रहा था कि जिस शख्स को 1 डोज लगा दी जाती है वैक्सीन की, जैसे कि 1 लाख डोजेस सबसे पहले आई थी, तो कहा गया था ये सिर्फ 50,000 लोगों को लगेंगी, क्योंकि जैसे ही एक शख्स को पहली डोज लगेगी उसकी दूसरी जो है उसको रिजर्व कर दिया जाएगा। ये प्रोसीजर शुरू में बताया गया था, क्या ऐसा नहीं है? बिल्कुल, आपकी बात ठीक है, लेकिन अब इस वक्त सर हम ये चूंकि हमें सप्लाई एनसीओसी की तरफ से आती है, तो उन्होंने हमें अश्योर किया है कि आपको इस बात की आप परेशान ना हो कि आप फर्स्ट डोज लगाएंगे और 2nd डोज की आपकी अवेलेबिलिटी होगी। वी विल मेक श्योर कि वी हैव इनफ रिजर्व, तो हम आपको सप्लाईज देते रहेंगे, आप वैक्सीनेट करते जाएं लोगों को। सो दिस इज क्योंकि हम अब इसके मिलके कोऑर्डिनेशन में एक दूसरे के साथ चलते हैं, सो हम उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हम सिवाय वो वैक्सीन के, मिसाल कुछ ऐसी वैक्सीन है जिनकी हमारे पूरे पाकिस्तान में उनकी अवेलेबिलिटी ही नहीं हो, तो उनको हमने रिजर्व रखा हुआ है। जैसे आपको याद होगा कि हमने साइनोफार्म के लिए उस वक्त एक पॉलिसी ड्रा की थी, फिर फाइजर के लिए पॉलिसी आई, तो वो दोनों उन हालात में थे जब आपके पास मुल्क में वैक्सीन अवेलेबल नहीं थी, तो आपको 2nd डोज के लिए स्पेयर करनी थी। लेकिन अदरवाइज कराची की सूरत हाल थी, अब लॉकडाउन लगा दिया गया। अब लॉकडाउन के बाद ही सूरत हाल कैसी है, क्या कोई तब्दीली आई है? और ये भी बताइए कि जो अब डोर टू डोर वैक्सीनेशन कहा जाता है कि शुरू करेंगे, तो ये कब से शुरू होगी? डोर टू डोर वैक्सीनेशन ऑलरेडी स्टार्ट है। बल्कि ये तो उस वक्त पहले भी टीम्स हमारे ऑलरेडी इन प्लेस थी, लेकिन अब वो जैसे आपने कहा कि लोग वैक्सीन के लिए तैयार नहीं थे, तो इसलिए वो उस वक्त इसकी एक्सेप्टेंस नहीं थी। अब डोर टू डोर भी हम पहुंच रहे हैं। हमारे पास हर डिस्ट्रिक्ट में 45 से 50 ऐसी टीम्स हैं, डिपेंड्स अपॉन डिस्ट्रिक्ट, कि जो डोर टू डोर जा रहे हैं। डोर टू डोर से मुराद ये है कि आपके किसी अपार्टमेंट, किसी मोहल्ले की एक कॉर्नर पे आप पहुंच जाते हैं, या कहीं कोई कोमार्बिड है, घर से नहीं निकल सकता, उसको घर पे पहुंच जाते हैं। इसी तरीके से आपके इंडस्ट्रीज के अंदर चले जाते हैं, आपके ट्रेड एसोसिएशन के कोई ऐसे दफातर हैं जो उन्होंने रखे हैं। इसी तरह से कुछ ऐसी हैं जो मोहल्ला कमेटीज हैं, उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया कि हम हमारे मोहल्ले में एक जगह पर हम किसी एक घर की जो है वो एक ड्राइंग रूम को ओपन कर देते हैं, आप यहाँ आ जाएं ताकि हमारे मोहल्ले के सारे लोग आ जाएं। तो दिस इज वेयर हम इसको मैनेज करें, नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, जैसे कल मुर्तजा साहब ने इनागुरेट किया था मोबाइल वैक्सीन सेंटर का, वो अब 2 हमने साउथ में शुरू किया है, और मजीद 12 इस तरह की जो गाड़ियां हैं वो इंशाल्लाह 2 या 3 दिनों के अंदर पूरे कराची के अंदर हम पहुंच जाएंगे, ताकि हम बड़े बड़े शॉपिंग एरियाज, बड़े बड़े सेंटर्स, ताकि ठीक है। अच्छा, सोमर साहब, जिस तरह से हम अब स्टार्टिंग में हम लोग बात भी कर रहे थे, हमारे जो रिपोर्टर शिराज अहमद वो भी हम लोगों को इस हवाले से गाइड कर रहे थे, हम लोगों को बता रहे थे कि जो वैक्सीनेशन सेंटर है, खासतौर पर एक्सपो की अगर बात करें, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है प्रेशर है लोगों का, और वहाँ पर इंतजामिया की जानिब से कोई खातिर खा इंतजाम नहीं किए गए हैं। जो अगर सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाए तो वहाँ पर बिल्कुल हमें नज़र नहीं आई, तो उसके लिए क्या किया जा रहा है? कुछ खास चीज़ें की जा रही हैं? इकरार, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अब मैं और आप, हम कितनी मेरे ख्याल से कोई मिलियंस ऑफ टाइम हमने ये मैसेज भी दिया है, हर रोज़ हम इस पे बात करते हैं। 1.5 साल के बाद अगर हम ये नहीं सीख सके कि हमें मास्क पहन के और सोशल डिस्टेंसिंग से क्राउड में अपने आप को सेफ रखना, ये बात तो अब तो समझ आनी चाहिए ना। तो अगर ये इंडिविजुअल रेस्पॉन्स, हम वहाँ पर वॉलंटियर्स खड़े हैं, पुलिस के अफराद भी खड़े हैं, पाकिस्तान रेंजर्स के लोग भी वहाँ खड़े हैं, वो लोगों को ये बात समझाते हैं कि भाई थोड़ा सा डिस्टेंस लोग खड़े हो जाएं, थोड़ा सा आप मास्क आपके पास, अच्छा हम मास्क भी प्रोवाइड करते हैं वहाँ पर, ऐसी बात है, हम मास्क भी रखा हुआ है हमने। हमारी एक और जेडीसी वाले दोस्त हैं जो उन्होंने
वहाँ पर पानी का इंतजाम रखा है, सबीलें रखी हुई हैं, वाटर क्या कहते हैं बॉटल्स रखी हुई हैं, वो मास्क भी देते हैं, सैनिटाइजर भी जो है वो देते हैं। तो हमें अब थोड़ी सी इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल होके आप ठीक कह रहे हैं सुमर साहब, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि हमें आवाम को भी ये रिस्पॉन्सिबल अब होना चाहिए, कुछ हमें ख्याल रखना चाहिए। लेकिन अगर इंतज़ामिया की जानिब से वहाँ पर क्योंकि लाइन लगी है, निशान लगा दिए जाएँ तो मसला शायद हल हो सकता है। इन चीज़ों को भी देख लिया जाए तो शायद मज़ीद बेहतरी आ सकती है। आई टोटली एग्री। ये हमने परसों इस बात के लिए हमने हमारे रेंजर्स के जो सिक्योरिटी पे दोस्त हैं उनसे हमने ये कहा था कि आप इनको लेकिन वो उनका ये ख्याल था कि ये लाइन जो है चूंकि बड़ी हो जाती है और फिर ये वो उन जगहों पे चली जाती है जहाँ ज्यादा धूप है, तो फिर वो लोग इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं एक जगह पर ताकि जैसे जैसे नंबर आए तो इसको थोड़ा सा अगर हम डिस्टेंस करते हैं तो लाइन क्यू बहुत बड़ी हो जाती है और फिर वो धूप पर एरिया जहाँ दरख्त हैं वो लोग उनके साए में लाइन क्यू में आस्ते आस्ते आ जाते हैं। तो लेकिन उसके साथ साथ ये थोड़ी इसमें हमें हमारे साथ लोग भी कोऑपरेट करें। हमने जैसे आपने फरमाया कि 11 सेंटर हमने 24/7 कर दिए हैं, तो आप आराम के साथ अपने प्लान करें। जरूरी नहीं है कि आप एक्सपो पे आएं, आपके पास और सेंटर्स भी बहुत हैं जहां आप इजीली जा सकते हैं, सुबह में नहीं दोपहर में। और ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है पब्लिक को भी कि हर जगह सेम वैक्सीन मौजूद है, वैक्सीन के अंदर फर्क नहीं है और तमाम चीजों के इंतजामात एक जैसे किए गए हैं, उनको ठीक तरीके से उनकी जो चेन है उसका ख्याल रखा जाता है। अच्छा सुमर साहब, कल हमने एक मामला देखा जिसके ऊपर यही कहा जाएगा कि एक इल्ज़ाम आया आमिर लियाकत साहब की जानिब से, MNA भी हैं, कि वो लोग जो चेक कर रहे हैं वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स या चीज़ें वो खुद वैक्सीनेटेड नहीं हैं। और वो वीडियो आपने भी यकीनन देखी होगी, फिर उनका बयान भी आपने इस हवाले से देखा होगा। सर ये क्या मामला है? पैसे भी लिए जा रहे हैं वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक करने के लिए और फिर अब तो आपने AC और DCs के अलावा इंस्पेक्टर्स को भी इख्तियार दे दिया। मैं आमिर लियाकत साहब का तो वो बड़े लोग हैं, हम उसके बारे में कमेंट नहीं करते, लेकिन हमें एज ए इंडिविजुअल सर देखें, अगर कोई एक शख्स किसी किस्म की गलती करता है तो वो सिस्टम की गलती नहीं होती, वो एक शख्स अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई ऐसा गलत काम से फॉर एग्जांपल कर रहा है। और तो आप एज ए लेजिस्लेटर, आप एज ए लीड, आप एज ए बड़े स्कॉलर, आप एज ए बड़े टेलीविजन की रिनाउंड पर्सनालिटी, आप एज ए MNA, आप एज ए गवर्नमेंट सिटिंग MNA, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि आप एक उस मुलाजिम के साथ या वो गवर्नमेंट का मुलाजिम जो अगर गलती भी कर रहा है तो उसको आप रेक्टिफाई करें, दुरुस्त करें। ये वो लम्हा नहीं है कि आप हर रोज आके पैनिकिंग करें। ये these are not the days where we all collectively had to। अब एक मिसाल ले लें, हमने लीड लिया कि हमें बहुत तनकीद का निशाना बनाया कि जो आप लॉकडाउन में जल्दी कर देते हैं तो सैयद मुराद अली शाह साहब ऐसे हैं तो वैसे हैं। कल आपने खुद रियलाइज किया है कि पाकिस्तान में कोविड के केसेस या डेल्टा वेरिएंट केसेस बढ़ रहे हैं, तो आपने SOPs को रीडिफाइन किया है। आप अपने तौर पर रिडिफाइन करते हैं। हमारे कराची के आपके सारे अहलकार जो हैं वो वैक्सीनेटेड हैं, ये आपको कंफर्म है सुमरो साहब? ये आप कह सकते हैं यहाँ पर? 100% सर। हमारे पास जो IG साहब ने ये आज से कोई 3 हफ्ते पहले जो टास्क फोर्स की मीटिंग हुई थी ईद से पहले की, ठीक है, he has quoted the figure of 93% people are vaccinated। और इसी तरह से ये एजुकेशन डिपार्टमेंट का भी है। इसी तरह से मैं अपने हेल्थ डिपार्टमेंट की बात बिल्कुल ठीक है। कासिम सुमर साहब बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, ये जिम्मेदारी भी ले रहे हैं और जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि हमारे लोग वैक्सीनेटेड हैं जो अमला वहाँ पर चेक कर रहा है, लेकिन जो कल वो मामला हुआ वो भी नहीं होना चाहिए। कोई तरीकाकार बेहतर हमें जो है अडेप्ट करना चाहिए जिसके ज़रिए हम गलती की भी निशानदेही करवा सकें। ऐसे ही है। आप लोगों के लिए यही एक हम लोग कहेंगे एक मैसेज है छोटा सा एंड पर कि हम लोग ये कहेंगे कि आप अपने आप को वैक्सीनेट कराएं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं क्योंकि आज जो है पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक जो है वो हर साल क्योंकि 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाया जाता है, तो पाकिस्तान में भी मनाया जा रहा है। और इस हफ्ते को मनाने का जो मकसद है वो ये है कि बच्चों के लिए माओं के दूध की अहमियत उजागर करना है, क्योंकि माँ का दूध जो है वो बच्चे के लिए बेहतरीन ग़िज़ाइयत का हामिल होता है और बच्चे को ताकतवर और सेहतमंद बनाता है। अच्छा, ये नौमौलूद के लिए एक मुकम्मल ग़िज़ा है और इसमें विटामिन A वाफिर मकदार में मौजूद होता है। इसमें अगर हम बात करें ज़रूरी फैटी एसिड भी होते हैं जो नौमौलूद के दिमाग, आँखों, खून की नालियों की नशोनुमा के लिए अहमियत के हामिल होते हैं और इनमें प्रोटीन की मिकदार भी होती है। अच्छा, कहा जाता है कि जो मदर्स जो है वो फीड कराती हैं उनके हवाले से जो बच्चों में इन्फेक्शन जो है वो नहीं होती। इन्फेक्शन मुखालिफ जो अज्जा वो होते हैं उसमें उनकी मुख्तलिफ बीमारियों से बच्चों की हिफाजत करते हैं। इसके साथ साथ उनको जिस तरह से कोई भी बीमारियाँ होती हैं सांस लेने में, इस तरह की जो बीमारियाँ हैं, कान की इन्फेक्शन है, दिमाग की झिल्ली की सूजन और जो इस तरह कहा जाता है कि यूरिन की जो वेन्स हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाती है, वो उन चीज़ों से महफूज रखती है। और आलमी इदारे सेहत की अगर बात की जाए रिपोर्ट की, तो उसकी रिपोर्ट के मुताबिक क्या पाकिस्तान में सिर्फ 37.7% माएँ जो हैं
पैदाइश के 6 माह तक बच्चों को अपना दूध पिला रही होती हैं। तो खैर ये कितना अहम है, कितना ज़रूरी है और इसके ऊपर लोगों को एजुकेट करना कितना ज़रूरी है, इसी हवाले से हमने बात करनी है। साथ मौजूद हैं इस वक्त डॉक्टर यासिर मसूद साहब, कंसल्टेंट इन पीडियाट्रिक और न्यू बॉर्न्स हैं। डॉक्टर यासिर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, माँ का दूध ही बच्चे के लिए बेहतरीन ग़िज़ा क्यों है? देखिए जी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि माँ का दूध जो है वो पहले 6 मंथ्स के अंदर स्पेशली बच्चों को उनकी जो फिजिकल और जो मेंटल डेवलपमेंट है उसके लिए एक मुकम्मल ग़िज़ा प्रोवाइड करता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो माँ का दूध है वो बेस्ट है बच्चों के लिए। और जितने भी फार्मूला मिल्क्स हैं या पाउडर मिल्क हैं, वो कितनी भी कोशिश कर लें, वो कभी भी जो अल्लाह ताला ने एक जो नेचुरल एक मिल्क बनाया है माँ का दूध, उसका कभी भी नेमुल बदल नहीं हो सकता। अच्छा डॉक्टर साहब, ये किस तरह से बच्चों को जो है बीमारियों से महफूज रखता है? और ये भी कहिएगा क्योंकि बहुत सारे जो अब हम देखते हैं रिकमेंडेशंस आती हैं फार्मूला मिल्क की, कि फार्मूला मिल्क दे दिया जाए और न्यूबॉर्न से ही वो फार्मूला मिल्क स्टार्ट कर दिया जाए। इस फार्मूला मिल्क के कितने नुकसान हैं? देखिए जी, जो WHO की रिकमेंडेशन है वो तो बहुत ही क्लियर है कि फर्स्ट 6 मंथ्स के अंदर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होनी चाहिए। तो जिन रिकमेंडेशंस की आप बात कर रही हैं वो आई थिंक कि वो शायद जो लोग कुछ फिजिशियंस या कुछ डॉक्टर्स जो कई दफ़ा शुरू करवा देते हैं फार्मूला मिल्क, या कई दफ़ा फैमिलीज या मदर्स खुद शुरू करवा देते हैं। लेकिन जो नेशनल और इंटरनेशनल गाइडेंस है या WHO की गाइडेंस है वो तो बहुत क्लियर है कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होनी चाहिए फर्स्ट 6 मंथ्स के अंदर। और जिस तरह आपने बात की कि इन्फेक्शन से कैसे माँ का दूध बच्चों को प्रिवेंट करता है, तो उसमें होता यह है कि माँ के दूध के जरिए काफ़ी सारी एंटीबॉडीज़ हैं जो कि ट्रांसफ़र होती हैं बच्चे के अंदर, और वो एंटीबॉडीज़ फिर प्रोटेक्ट करती हैं इन बच्चों को डिफरेंट किस्म की इन्फेक्शंस में। और इनमें कुछ इन्फेक्शंस काफ़ी सीरियस हैं जैसे डायरिया, नमूनिया और सांस की जो बीमारियाँ हैं, इनसे माँ का दूध बच्चे को प्रिवेंट करता है थ्रू दोज एंटीबॉडीज़ जो कि माँ के दूध से ट्रांसफ़र होती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह आप बीमारियों की बात कर रहे हैं, बच्चे को तो बीमारियों से महफूज रखता ही है, लेकिन जो मदर्स जो फीड करवा रही होती हैं अपने बच्चों को, उनकी सेहत पर क्या पॉजिटिव असरात हो रहे होते हैं? ज़रा इस बारे में बता दीजिएगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान की बात करें तो रेशो तो बहुत कम है, 37.7 सिर्फ है रेशो। जी बिल्कुल, जो माएँ बच्चों को अपना दूध पिला रही होती है, उनके बहुत सारे जो है ना, उनके लिए पर्सनली भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, माँ की जो जहनी सेहत है, जो साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। इन माओं के अंदर जो एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन, उसके चांसेस बहुत कम होते हैं। बच्चों की और माओं की जो फिजिकल और जो इमोशनल बॉन्डिंग है वो बहुत बेहतर हो जाती है। इसके अलावा रिसर्च से ये बहुत क्लियरली अब हमें पता है कि वो माएँ जो कि अपने बच्चों को 6 माह से ज़्यादा का दूध ज़्यादा अर्सा दूध पिलाती हैं, उनके अंदर ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर, इन कैंसर्स की जो रेशियो है वो बहुत कम होती है। इसके अलावा हमें पता है कि प्रेगनेंसी के अंदर जो है वो एक नेचुरली माओं के अंदर वेट गेन होता है। तो वो माएँ जो बच्चों को अपना दूध पिला रही होती हैं, उनका वेट लॉस बहुत क्विकली होता है डिलीवरी के बाद। वो हर माँ जो बच्चे को अपना दूध पिला रही है वो तकरीबन 500 कैलोरीज डेली एक्स्ट्रा उनको यूज़ करनी पड़ रही होती हैं इस ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। तो वो उनके अंदर जो वेट लॉस है वो काफ़ी क्विक होता है एज कम्पेयर टू अगर आप फार्मूला मिल्क पिला रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, एक और मामला भी है। माएँ ये सोचती हैं या फिर उनको ये रिकमेंड कर दिया जाता है कि बच्चे को आप ब्रेस्ट फीड तो करवाएं ही करवाएं, माँ का दूध तो बच्चे को चाहिए ही चाहिए, लेकिन रोज़ाना ऐसा किया करें कि एक आध फीडर आप बच्चे को फार्मूला जो है मिल्क वो भी दे दिया करें, ताकि अगर माँ अवेलेबल नहीं है, माँ अगर वर्किंग लेडी है, तो फिर बच्चे को ये प्रॉब्लम्स ना आ रही हो। या फिर दूसरा मसला ये है कि बच्चे को आदत डालना शुरू कर दी जाए। क्या ये आदत 6 माह से पहले डालनी चाहिए या नहीं, इसको वेट करवाना चाहिए? नहीं जी, देखिए इस बारे में हमारी एडवाइस बहुत क्लियर है कि फर्स्ट 6 मंथ्स के अंदर जो है वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होनी चाहिए। और अगर आप जैसे वर्किंग वुमेन्स की आपने बात की, या तो उसमें ये भी किया जा सकता है कि वो माएँ अपना दूध एक्सप्रेस करना शुरू कर दें, वो एक्सप्रेस करके उसको स्टोर कर लें फ्रिज के अंदर। और अगर वो काम पे जा रही हैं तो पीछे जो फैमिली मेंबर्स जो बच्चे को लुक आफ्टर कर रहे हैं वो वही एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क उसको कहते हैं, जो माँ का अपना दूध जो निकाला होता है फीडर के अंदर, वो ही उस बच्चे को पिलाया जा सकता है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर वर्किंग वुमेन्स हैं तो उनको ज़रूरी है कि उनके लिए फार्मूला मिल्क बच्चे को दिया जाए। वो माएँ ईजिली अपना दूध एक्सप्रेस करके उसको जो है वो फीडर में स्टोर कर सकती हैं फ्रिज के अंदर, और जो फ्रिज के अंदर दूध स्टोर किया। डॉक्टर साहब, जिस तरह से कहा जाता है कि जो मदर फीडिंग पे होती हैं ख़वातीन, उनकी खुराक जो वो बहुत मैटर करती है, अगर वो तो उनकी खुराक एक तो बता दीजिए कितनी मैटर करती है और कितनी क्या क्या खुराक में लेना चाहिए जो कि बच्चों के लिए भी सेहतमंद हो और माँ के लिए भी सेहतमंद हो? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जो माँ की दूध की ग़िज़ाइयत है वो बहुत डिपेंड करती है कि माँ की अपनी ग़िज़ा कैसी है। उसमें
सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लिक्विड इनटेक। जो माएँ अपना दूध पिला रही हैं बच्चों को, उनके लिए कम से कम जी 2.5 लीटर्स जो है ना वाटर इनटेक होना चाहिए डेली का तकरीबन, जो कि तकरीबन 10 गिलास, तकरीबन 8 से 10 गिलास पानी बन जाता है। इसके अलावा उनको कम से कम 3 से 4 गिलास जो फ्रेश मिल्क है वो पीना चाहिए। ये तो लिक्विड इनटेक हो गया। इसके अलावा जो उनकी बाकी डाइट है उसमें फ्रेश फ्रूट्स होने चाहिए, 2 से 3 पोर्शन डेली फ्रेश फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स होनी चाहिए, और बाकी जो एक हेल्दी ग़िज़ा है वो होनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि जो जंक फूड है या कोल्ड ड्रिंक्स हैं या स्वीट्स हैं या बेकरी वगैरह की चीज़ें हैं उनसे कोशिश करें अवॉइड करें, और ओवरऑल एक हेल्दी डाइट रखें। लेकिन जो लिक्विड्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है माँ का दूध जो है वो 90% उसके अंदर वाटर ही होता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि माँ का अपना जो वाटर इंटेक है और जो मिल्क इंटेक है वो बहुत बेहतर हो। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सवेरे पाकिस्तान से आप बात है, डॉक्टर साहब की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की है। हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे